जय हिंद दोस्तों। मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए राष्ट्रपति टॉपिक से टोटल 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में लाया हूं, जो कि डेली आपको 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में किसी न किसी टॉपिक से डाला जा रहा है। आपका आगामी एग्ज़ाम जो भी वनडे एग्ज़ाम है, जैसे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बीपीएससी, रेलवे, आरपीएफ, यानी कि जो भी एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में इस सीरीज से काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और जो भी क्वेश्चन इसमें रहता है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहता है, कलेक्शन काफ़ी अच्छा रहता है और इसका डिस्कशन भी काफ़ी अच्छा तरीक़ा से आपको किया जा रहा है। जो लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पुराने लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा कि और भी स्टूडेंट के पास पहुँचे। और मेरा टेलीग्राम मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगले सप्ताह से इसका टाइम फिक्स कर दिया जाएगा कि सुबह में कितना बजे आपको यह क्वेश्चन और पीडीएफ दोनों डाल दिया जाएगा और वीडियो भी। और जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं वो लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। आपका एक लाइक और एक शेयर और सब्सक्राइब हमारे मनोबल को और आगे बढ़ाएगा, जिससे इससे अच्छा करने का और मैं प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के सेशन के शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक राष्ट्रपति होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो आज राष्ट्रपति से जितने भी अनुच्छेद इम्पोर्टेंट हैं उन सभी अनुच्छेद को मैं एक एक करके चर्चा भी कर दूंगा। ऑप्शन के अनुसार आप जरूर इसे अच्छा से देख लीजिएगा। तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि एक भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 की बात करें तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह बात अनुच्छेद 53 में कहा गया है। 54 की बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है 54। और 55 जो है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका यानी रीति की बात कही गई है 55 में। तो उसमें चुनाव का बात कहा गया, इसमें चुनाव की तरीका और रीति की बात कही गई है 55 में। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, यह बात किस अनुच्छेद में है। तभी इसका मैं आपके सामने चर्चा किया हूँ। तो यह जो बात है अनुच्छेद 53 में कहा गया है, संघ की शक्ति की बात अनुच्छेद 53 में कहा गया। 52 में राष्ट्रपति की बात कहा गया। अनुच्छेद 56 की बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल का बात जो है अनुच्छेद 56 में है। और 74 जो है मंत्री परिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना, अनुच्छेद 74, ये भी आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन शामिल है। और सही उत्तर का चयन करना है, नीचे कूट में दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यह बिल्कुल सही बात है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यह भी सही है। दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यह भी सही है। और चौथा स्टेटमेंट है संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। तो आपको इसमें सही आंसर चुनना है। तो मनोनीत सदस्य नहीं होता है, निर्वाचित सदस्य होता है। तो इस तरह चौथा जो है स्टेटमेंट गलत है। तो आइए इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ऑप्शन बी में दिया गया है 1, 2, 3। यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाइज। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यह जो किया गया है ना 69वां संविधान संशोधन 1991, 69वां संविधान संशोधन 1991। 61वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें मत देने के जो आयु था 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था। 21 वर्ष से 18 वर्ष मत देने के। 86वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसके तहत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए
शिक्षा के मौलिक अधिकार बनाया गया और अनुच्छेद 45 और 21 के तहत। और 70वें संविधान संशोधन 1992 की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया है 70वां संविधान संशोधन 1992। तो इस तरह इसका आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी कि रीति मैनर ऑफ इलेक्शन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इस सभी अनुच्छेद के आपके सामने मैं चर्चा कर दिया हूँ 157 को छोड़कर। तो अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 57। तो रीति का जो बात है अनुच्छेद 55 में कहा गया है चुनाव के तरीका, और केवल चुनाव के बारे में बात करेगा तो अनुच्छेद 54। और 56 की बात करें तो 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कही गई है, और 57 में पुनः निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन की बात कहा गया। भारत में एक ही व्यक्ति है कि जो कि भारत का 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के रहने वाले थे। सिवान जिला में उनका जीरादेई गांव पैतृक आवास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संवरणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान गुप्त होता है। राज्य की विधानसभा के सदस्यों के मत का मूल्य उस राज्य के जनसंख्या पर निर्भर करता है। तो इसमें 3 स्टेटमेंट दिया गया है, तीनों स्टेटमेंट में सही को चुनना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो ऑप्शन डी जो है यानी कि सभी जो है ना इसका स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार होता है, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त मतदान होता है और राज्य की विधानसभा के सदस्यों का मत का वैल्यू जो होता है वहाँ के जनसंख्या पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति के चुनाव में एक संसद यानी एमपी के मत का मूल्य यानी वैल्यू ऑफ वोट ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? कभी कभी आपसे फार्मूला भी पूछा जाता है। तो सभी राज्यों के विधायक के मतों की कुल मूल्य बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। ऑप्शन बी कह रहा है देश की कुल जनसंख्या बटा संसद के कुल सदस्यों की संख्या। सी कह रहा है सभी राज्यों के विधायक के मतों की मूल्य बटा संसद के कुल निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य। ऑप्शन डी है कुल वैध मत बटा 2+1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि सभी राज्यों के विधायक के मतों का मूल्य और बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति के पद उम्मीदवारी के लिए नामांकन पत्र पर कम से कम कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होना चाहिए? मतलब कम से कम कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होना चाहिए? 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, 100 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50 गो प्रस्तावक रहता है और 50 गो ही अनुमोदक रहता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई में कितनी जमानत राशि यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होती है? 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, 25,000 रुपया और 50,000 रुपया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमानत राशि जो है 15,000 रुपया है। बहुत लोग 25,000 मार देते हैं, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा 15,000 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति के चुनाव में जमा की गई जमानत राशि किस स्थिति में जब्त की जाती है? कौन सा स्थिति हो जाएगा तो उसका जब्त कर लिया जाएगा? जैसे चुनाव होता है, हाल ही में बांकीपुर में चुनाव हुआ है, उसमें कुछ प्रत्याशी का वोट इतना कम मिल गया है कि उसकी जमानत जब्त हो गई, तो जमानत राशि उसी को बोला जाता है। यदि प्रत्याशी कुल डाले गए वैध मतों का 1/10 भाग प्राप्त न कर सके, यदि प्रत्याशी कुल डाले गए वैध मतों का 1/6
6 भाग प्राप्त न कर सके, यदि प्रत्याशी चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे, यदि प्रत्याशी कुल मतों का 1/3 भाग प्राप्त न कर सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर है, यानी कि यदि प्रत्याशी कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 प्राप्त अगर नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आपको अनुच्छेद दिया गया है और दूसरे तरफ उसका विषय वस्तु दिया गया है। तो आइए सबसे पहले देखें कि अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कहता है, यानी कि ए का 2 किस में है, तो ए का 2 ए और सी में है, यानी कि बी और डी ऑप्शन खत्म। अनुच्छेद 58 की बात करें तो 58 कहता है राष्ट्रपति की योग्यता, यानी कि ए, बी का 1, तो ए का 2 बी का 1 ऑप्शन ए में है। और अनुच्छेद 60 कह रहा है राष्ट्रपति के शपथ, और अनुच्छेद 61 कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो ए का 2 बी का 1 सी का 4 डी का 3, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा गलत है। वह भारत का नागरिक हो, यह बिल्कुल सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यह भी सही है। वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने वाला योग्यता रखता हो, वह लाभ के किसी पद पर न हो। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो गलत को चुनना है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। वह राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितना निर्धारित किया गया है। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और कोई सीमा नहीं है। तो इसकी उम्मीदवार के न्यूनतम आयु जो सीमा निर्धारित किया गया है 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आपका उम्र 35 वर्ष हो, अधिकतम का कोई सीमा नहीं है। यहीं पर क्वेश्चन पूछता अधिकतम तक कोई सीमा। 25 वर्ष विधानसभा के लिए है और 30 वर्ष राज्यसभा के लिए है। क्वेश्चन नंबर 14। भारत में कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। भारत में कोई भी व्यक्ति कितना बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन हो सकता है। केवल 1 बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार, कोई सीमा नहीं है अनुच्छेद 57 के अनुसार। तो बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन की बात कही गई है, लेकिन अभी तक भारत के एक ही व्यक्ति जो हैं 2 बार राष्ट्रपति के चुनाव जीते हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता के शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति के पद एवं गोपनीयता के शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति के गोपनीयता के जो शपथ है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और राष्ट्रपति जो शपथ लेता है ना, अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेता है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये 3 व्यक्ति हैं जो कि अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं। जब मैं अनुसूची पढ़ा रहा था उसमें इस क्वेश्चन की चर्चा किए थे कि यही 3 व्यक्ति जो हैं अनुच्छेद से शपथ लेते हैं और बाकी लोग अनुसूची से शपथ लेते हैं। अगला क्वेश्चन 16। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र यानी कि रिजाइनेशन लेटर किसे संबोधित करके प्रदान करता है, मतलब किसको वह अपना त्याग पत्र देगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश के, भारत के उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के प्रधानमंत्री को। तो राष्ट्रपति जो है ना उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। किसको देता है, उपराष्ट्रपति के। अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सर्वप्रथम किसे देता है। मान लीजिए राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है रिजाइनेशन लेटर उपराष्ट्रपति को सौंपता है, तो इसकी सूचना वह किसको देता है,
प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा के उपसभापति को। तो यह जो है सूचना दिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाता है, यानी कि ये स्पीकर को दिया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए न्यूनतम कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य है? अगर राष्ट्रपति पर आप महाभियोग लाते हैं तो कितना दिन पूर्व इसको सूचना देना होगा? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन और 30 दिन। तो यह सूचना जो है 14 दिन पूर्व देना पड़ता है अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाते हैं। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करें तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि यहाँ पर 4 कथन दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा है महाभियोग का आधार केवल संविधान का उल्लंघन है। तीसरा है संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको 2 और 3 सही है, लेकिन प्रथम गलत है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के केवल लोकसभा में नहीं, किसी भी लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये जो स्टेटमेंट था गलत था। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन सा देश के संविधान से, मतलब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से और आयरलैंड से। मैं ये भी चीज़ आपके सामने रखा था, एक दिन क्लास लिया हूँ। भारतीय संविधान में कुछ स्रोत जो लिया गया है, कौन कौन देश से लिया गया है, वही क्वेश्चन यहाँ आज पूछा गया है। तो यह जो है ना अमेरिका के संविधान से लिया गया था, अमेरिका के। ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। आयरलैंड की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ना, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति के पद की रिक्त यानी वैकेंसी, उसके पद के रिक्त होने के कितने दिन के समय के भीतर भर लेना चाहिए? मतलब अगर कोई पद राष्ट्रपति का खाली होता है किसी कारणवश, तो उसको कितने दिन के अंदर उस पर चुनाव करके उस पद को भर लेना चाहिए? 3 माह, 6 माह, 9 माह और 1 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 6 महीना के अंदर उस पर चुनाव करा लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक साथ रिक्त हो जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? मतलब दोनों एक साथ हट गए तो लोकसभा के अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, ज्येष्ठतम राज्यपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यकाल देखता है कौन? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश देखता है। भारत के महान्यायवादी की बात करें तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के वे कौन सा मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था? तो वह एक ही व्यक्ति थे और यह क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जस्टिस M.N. राय, जस्टिस M. हिदायतुल्लाह, जस्टिस P.N. भगवती और जस्टिस K.G. बालकृष्णन। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। जस्टिस M. हिदायतुल्लाह जो थे वह कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। क्या थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति है? कौन से अनुच्छेद के तहत अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है ना अध्यादेश जारी करता है और 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। 123 को उलट दीजिए, 213 हो जाएगा। 213 के तहत राज्यपाल करता है और 123 के तहत जो है राष्ट्रपति करता है। और अनुच्छेद 110 की बात करें तो इसमें धन विधेयक की बात कहा गया है, धन विधेयक। तो 143 है राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय के सलाह लेने की शक्ति क्या बात कहा गया, यानी कि परामर्श की बात कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश संसद का सत्र पुनः प्रारंभ होने के बाद कितने समय के भीतर अनुमोदन होना अनिवार्य है? अनुमोदन होना अनिवार्य है 14 दिन, 6 सप्ताह, 6 माह और 3 माह। तो यह जो है ना अनुमोदन आपको 6 सप्ताह के भीतर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति की क्षमादान यानी शक्ति का उल्लेख संविधान के कौन सी अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के शक्ति यानी कि क्षमादान अनुच्छेद 71 में, 72 में, 74 में और 76 में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान करता है और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल क्षमादान करता है मृत्युदंड को छोड़कर। अनुच्छेद 71 की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले की बात कही गई है और 74 मंत्री परिषद राष्ट्रपति के परामर्श एवं सहयोग प्रदान करता है और 76 आप लोग के सामने अभी चर्चा किया हूँ महानवादी की बात अनुच्छेद 76 में कहा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। जैसे लघुकरण, परिहार, विराम और परिलंबन। लघुकरण मतलब होता है छोटा करना, किसी भी सजा को जो बड़ा है उसको छोटा करना। तो दंड के स्वरूप को बदलकर हल्का करना यानी कि 1 का 2 हो जाएगा। तो 1 का 2 किस में है? ए और सी में है। परिहार का मतलब होता है, परिहार का मतलब सजा के रूप को बदले बिना उसकी अवधि को कम कर देना यानी कि बी। और विराम का होता है किसी विशेष कारण जैसे गर्भ अवस्था में दंड को कम करना। विराम मतलब होता है अगर कोई महिला गर्भवती है उस स्थिति में उसकी सज़ा को विराम कर दिया जाएगा। और परिलंबन मतलब होता है किसी दंड विशेषाकरण यानी मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना यानी डी के 4। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद करेंगे। अमेरिका के, आयरलैंड से, दक्षिण अफ्रीका के और ऑस्ट्रेलिया से। तो यह जो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अमेरिका की बात करें तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत 12 सदस्य किस क्षेत्र से संबंधित है? 12 को जो सदस्य राज्यसभा में देता है राष्ट्रपति वह कौन कौन क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से, विज्ञान से, कला और समाज सेवा, खेल, कला, साहित्य और राजनीतिक। ऑप्शन सी विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा, समाज सेवा। ऑप्शन डी अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, कला एवं सांस्कृतिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साहित्य से था, विज्ञान से था, कला से और समाज सेवा से था। क्वेश्चन नंबर 30, किस संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करने के राष्ट्रपति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? यह समाप्ति कर दिया गया है। तो 101वां संविधान संशोधन, 103वां, 104वां और 105वां। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 104वां संविधान संशोधन के तहत इसे समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण की अवधि को समाप्त किया गया। अगले एंग्लो इंडियन के आरक्षण भी समाप्त कर दिया गया। 101वां संविधान संशोधन की बात करें तो GST से संबंधित है और GST 2016 में लाया गया था। इसको लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। 103वां संविधान संशोधन देश के सर्वोच्च कानून यानी संविधान के न्याय प्रावधान जोड़ने और पुराने नियमों को बदलने या हटाने की प्रक्रिया के बाद 103वां संविधान संशोधन। 5वां की बात करें, राज्य सरकार को अन्य पिछड़ा या सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के सूची को तैयार करना। 105वें संविधान संशोधन। 105वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 31,
संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है, यानी कि कौन बुलाता है, कॉल करता है? लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसदीय कार्य मंत्री। तो कौन करता है? यह जो करता है भारत के राष्ट्रपति करता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष की बात अनुच्छेद 93 में कहा गया है। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 69 में अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति शपथ लेता है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श यानी कि कंसल्ट करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129, 136, 143 और 148। तो कौन करता है परामर्श की बात? तो अनुच्छेद 143 में इस बात को कहा गया है। अनुच्छेद 129 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय। 136 जो है सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति या याचिका भारत के किसी न्यायालय या आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है, लेकिन सेना को छोड़कर। अनुच्छेद 148 CAG से कैग से संबंधित है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रपति के द्वारा JB वीटो यानी कि पॉकेट वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम किस विधेयक पर किया गया था? पेप्सू विनियोग विधेयक 1954, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986, दहेज निषेध विधेयक 61 और हिंदू कोड बिल 1955। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर किसी राष्ट्रपति ने JB वीटो यानी कि पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। वह राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और R वेंकट रमन। तो 1986 में आपको कौन थे? तो 1986 में ज्ञानी जैल सिंह थे। 1982 से लेकर 1986 तक थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और 1962 में यह भारत के राष्ट्रपति भी बने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्हीं के जन्मदिन पर भारत में टीचर्स डे मनाया जाता है, यानी कि शिक्षक दिवस। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम जाने जाते थे। इन्हें 2002 में भारत के राष्ट्रपति बनाया गया था। और R वेंकट रमन की बात करें तो R वेंकट रमन 1987 में भारत के राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है? मतलब किसका इसमें नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया? भारत के प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और भारत के महान्यायाधीश। तो यह जो है ना, इसमें नियुक्ति किसका नहीं करता है राष्ट्रपति? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष को नहीं करता है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग कब आया? तो 1 जनवरी 2015 को आया था। इससे पहले इस जगह पर योजना आयोग था और योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। 1950 में हुआ था योजना आयोग की स्थापना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, आपातकालीन शक्तियाँ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? आपातकालीन, राष्ट्रीय आपात 352, यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति शासन 356, यह भी सही है। और वित्तीय आपात 360, यह भी सही है। यानी कि तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किसकी लिखित सलाह पर ही कर सकता है? मतलब राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति जो है किसके लिखित सलाह पर कर सकता है? केवल प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद के दोनों सदन और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो किसके कहने पर कहेगा? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल अगर लिखित सलाह दे देगा तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर देगा।
राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर देगा, जो कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की बात कही गई है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 38। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकता है? कौन से संविधान संशोधन में इस बात को कहा गया है? तो यह जो बात है 44वां संविधान संशोधन 1978 में इस बात को कहा गया था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के समय ही इमरजेंसी लगा था और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। 52वां संविधान संशोधन 1985 की बात करें तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में ही दल बदल का गठन किया गया था और 1985 के समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। और 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 39। भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं स्थल, जल एवं नभ का सर्वोच्च सेनापति होता है। यह प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तीनों सेनाओं की बात कहा है। क्या कहा है? तो तीनों सेनाओं की जो बात कहा है अनुच्छेद 53 के क्लाउज 2 में है। अनुच्छेद 53 के क्लाउज 2 में इस बात को कहा गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? अगर राष्ट्रपति के चुनाव से कोई संबंधित विवाद हो जाता है तो निर्वाचन आयोग, संसद, केवल उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय। तो यह कौन इस विवाद को निपटा सकता है? तो केवल उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निपटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन से संबंधित है और संसद की बात करें तो अनुच्छेद 79 में संसद की बात है। क्वेश्चन नंबर 41। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीबी गिरी, बराहगिरी वेंकट गिरी, यानी इनका नाम है बीबी गिरी। तो वह नीलम संजीव रेड्डी जो थे यह निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। तो नीलम संजीव रेड्डी 2 बार राष्ट्रपति के चुनाव लड़े थे, लेकिन जब वो निर्विरोध चुने गए थे तो 1977 में यह चुने गए थे निर्विरोध। और यह लोकसभा के अध्यक्ष भी नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो 1952 से लेके 1962 तक ये रहे हैं और एस राधाकृष्णन 1962 में थे। और बीबी गिरी की बात करें तो 1969 में थे। बीबी गिरी कब थे? 1969 में। उसी समय संजीव रेड्डी और बीबी गिरी में प्रतिद्वंदी थे। क्वेश्चन नंबर 42। भारत के द्वितीय वरीयता सेकंड प्रेफरेंस की मतगणना से जीतने वाला एकमात्र राष्ट्रपति, मतलब मतगणना का दूसरा बार काउंटिंग हुआ, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, बीबी गिरी और KR नारायण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि क्या, बीबी गिरी दूसरी मतगणना में जीते थे। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 86 तक थे। और डॉक्टर फखरुद्दीन की बात करें तो 1974 में भारत के राष्ट्रपति बने थे। कब बने थे? तो 1974। और KR नारायण की बात करें तो KR नारायण 1997 में भारत के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 43। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था? मुस्लिम राष्ट्रपति थे और उनका निधन भी हो गया था कार्यकाल के ही दौरान। डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अहमद, APJ अब्दुल कलाम, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो जिसमें इनका मृत्यु हुआ था वह व्यक्ति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने थे। 1967। जो भी चीज़ आप लोगों को बताया जा रहा है इसको अच्छा से और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको ज़्यादा फायदा होगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी?
द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, मीरा कुमार और सरोजनी नायडू। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो वह आपको प्रतिभा पाटिल बनी थी। प्रतिभा पाटिल भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति 2007 में बनी थी। 2007 में APJ अब्दुल कलाम के बाद वही राष्ट्रपति बनी थी। और द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो 2022 से अभी अब तक हैं। और इनके विरोध में कौन लड़ा था? तो यशवंत सिन्हा इनके विरोध में लड़ा था। सरोजनी नायडू की बात करें तो यह भारत के प्रथम महिला राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल थी। और मीरा कुमार जो है लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस जनजाति से है? देखिए किस जनजाति, अभी वर्तमान में यह राष्ट्रपति भी हैं भारत के। भील जनजाति, गोंड जनजाति, संथाल जनजाति और मुंडा जनजाति। तो इनकी जो जनजाति थी संथाल थी और यह उड़ीसा की थी। कहाँ के थी? भारत के जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उड़ीसा की है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से पूर्व राष्ट्रपतियों के उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब उनको सजाना है, पहले कौन थे? तो आइए इसको देखते हैं। एस राधाकृष्णन की बात करें तो यह 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने थे। जाकिर हुसैन की बात करें तो 1967 में बने थे। और राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो 1952 से लेकर 62 तक थे। और बीबी गिरी की बात करें तो बीबी गिरी 69 में बने थे। कब बने थे? 69 में। तो सबसे पहले हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, 1 का 3। उसके बाद हो जाएगा 3 के बाद 1 एस राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद राधाकृष्णन, उसके बाद जाकिर हुसैन, सबसे लास्ट में हो जाएगा बीबी गिरी। क्वेश्चन नंबर 47, धन विधेयक मनी बिल को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? वित्त मंत्री के, भारत के राष्ट्रपति के, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के। तो किसकी अनुमति होती है? तो यह आपको भारत के राष्ट्रपति की अनुमति होती है धन विधेयक। और धन विधेयक की बात अनुच्छेद 110 में कहा गया है धन विधेयक। और धन विधेयक के विशेष बात अगर पूछेगा तो अनुच्छेद 109 में है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 315 और अनुच्छेद 249। तो किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की बात है अनुच्छेद 262। और नदी जोड़ परियोजना याद कर लीजिए अनुच्छेद 262। 280 में वित्त आयोग के गठन का बात कहा गया। 315 की बात करें तो लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC की बात कहा गया है। और 249 की बात करें तो 249 में संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है अनुच्छेद 249। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह संघ का प्रशासन संबंधित कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को दे? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 78 और अनुच्छेद 81। तो यह कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद आपको 78 में बात कहा गया है। किस में कहा गया? 78 में इस बात को कहा गया। 74 आप लोग को बताए ही मंत्री परिषद का राष्ट्रपति के परामर्श एवं सहयोग के बाद। और 75 में प्रधानमंत्री की बात कही गई, मंत्रियों के संबंधित अन्य प्रधान नियुक्ति प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 81 की बात करें तो इसमें कहा गया है लोकसभा के बाद। क्वेश्चन नंबर 50, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति के पास उपलब्ध निलंबकारी वीटो सस्पेंसिव वीटो के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वह किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है,
यदि संसद विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित कर दे तो राष्ट्रपति की स्वीकृति देनी पड़ती है। धन विधेयक पर निलंबकारी वीटो का प्रयोग किया जा सकता है। यह शक्ति केवल संविधान संशोधन विधेयक पर लागू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि संसद के विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित कर दे तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी पड़ती है। तो इस तरह टोटल आपके सामने में 50 क्वेश्चन के डिस्कशन किया हूँ जो कि राष्ट्रपति से था, और जो भी क्वेश्चन इसमें दिया गया था काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा सा देखने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, और कंटिन्यू आप कीजिए, ज़रूर आपको प्रॉफिट दिखने लगेगा जब सीट बनाइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।